आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गौडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या से पहले 30 जनवरी को क्या क्या हुआ है, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और देखिए, नाथूराम गौडसे को भी मानने वाले लोग हैं और महात्मा गांधी को मानने वाले लोग भी हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आपके सामने एक जानकारी रख दी जाए जो आप देखिए किताबों और दुनिया भर के आप देखते हैं स्रोतों से ली गई है। बाकी आप लोगों को तय करना है कौन किसे मानता है, कौन किसे सही मानता है। आप लोग आज़ाद हैं और आज़ादी मिली हुई है, आप लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग दोनों लोगों को स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, महात्मा गांधी को और नाथूराम गौडसे को। तो आप देखिए, अपने अंतिम दिनों में गांधी इस हद तक अपनी मौत का पूर्व अनुमान लगा रहे थे कि लगता था कि वो खुद अपनी मौत के षड्यंत्र का हिस्सा है। और कहते हैं ना, कई लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब मौत आती है तो उससे पहले हमें अनुभव होने लगता है, पूर्व अनुमान होने लगता है। और 20 जनवरी को जब उनकी हत्या का पहला प्रयास किया गया और उसके बाद से अगले 10 दिनों तक उन्होंने अपनी बातचीत, पत्रों और प्रार्थना सभा के भाषणों में कम से कम 14 बार अपनी मौत का जिक्र किया था। ऐसा नहीं कि पहली बार आप देखिए महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास किया गया था, उससे पहले भी आप देखिए हत्या का प्रयास किया गया था, वो लेकिन असफल हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि 21 जनवरी को उन्होंने कहा, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूं तो मैं बधाई का हकदार हूं। ऐसा आगे चलकर इन्होंने किया भी है। अगले दिन उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा अगर ऐसा मेरे साथ होता है। और 29 जनवरी 1948 को की शाम राजीव गांधी को लिए इंदिरा गांधी, नेहरू की बहन कृष्णा हटी सिंह और नयनतारा पंडित और पद्मजा नायडू गांधी से मिलने बिरला हाउस जो देखते हैं ना, बिरला हाउस पहुंचते हैं। और कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं कि घर से निकलने से पहले इंदिरा गांधी को माली ने बालों में लगाने के लिए चमेली के फूलों का एक गुच्छा दिया और इंदिरा ने तय किया कि वो उसे गांधी जी को दे देंगी। किसे? गांधी जी को दे देंगी। बेला हाउस में वो लोग लॉन में बैठे हुए थे और जहां गांधी एक कुर्सी पर बैठे धूप सेंक रहे थे। आगे ये लिखती हैं कि 4 साल के राजीव थोड़ी देर तो तितलियों के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन फिर गांधी के पैरों के पास आकर बैठ जाते हैं और इंदिरा गांधी के लाए चमेली के फूलों को उनके पैरों की उंगलियों में फंसाने लगते हैं। और गांधी जी हंसते हुए राजीव के कान पकड़कर कह रहे थे, ऐसा मत करो, सिर्फ मरे हुए व्यक्तियों के पैरों में फूल फंसाए जाते हैं। आगे कहते हैं कि तड़के शुरू हुआ गांधी जी का ये दिन की आप देखिए 30 जनवरी की बात होने लगी है। 30 जनवरी 1948 को गांधी हमेशा की तरह सुबह 3:30 बजे उठे। उन्होंने सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने शहद और नींबू के रस से बना एक पेय पिया और दोबारा सोने चले गए। जब वो दोबारा उठे तो उन्होंने ब्रज कृष्ण से अपनी मालिश करवाई और सुबह आए अखबार पढ़े। फिर आप देखेंगे कि इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के भविष्य के बारे में लिखे अपने नोट में थोड़ी तब्दीली की और रोज की तरह आभा से बांग्ला भाषा सीखने की अपनी मुहिम जारी रखी। फिर कहते हैं कि नाश्ते में उन्होंने उबली सब्जियां, बकरी का दूध, मूली, टमाटर और संतरे का जूस लिया। और फिर कहते हैं कि उधर शहर के दूसरे कोने में सुबह 7 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास 6 नंबर वेटिंग रूम में जब नारायण आप्टे और विष्णु करे पहुंचे, उस समय तक नाथूराम गौडसे जाग चुके थे। एक तरफ आप देखिए गांधी अपना काम कर रहे हैं जो दिनचर्या थी उनकी, और दूसरी तरफ आप देखिए उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। कहते हैं कि बुर्का पहनकर जाने का प्रयोग फैल हुआ। डोमिनिक लिपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि किसी ने सुझाव दिया कि नाथूराम एक बुर्का पहनकर गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाएं और बाजार से एक बड़ा सा बुर्का भी खरीदा गया। और जब नाथूराम ने उसे पहनकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये युक्ति काम नहीं करेगी और उनके हाथ ढीले ढाले बुर्के की तहों में फंस कर रह जाते थे। यानी कि आप देखिए, पहले बुर्का पहनकर गांधी तक पहुंचने की बात हुई, उन्हें मारने की बात हुई, लेकिन आप देखते हैं कि ये बुर्का का पहनावा सही नहीं लगा और वो बोले, ये पहनकर तो मैं अपनी पिस्तौल ही नहीं निकाल पाऊंगा
और औरतों के लिबास में पकड़ा जाऊंगा तो उसकी वजह से मेरी ताव में बदनामी भी होगी। कौन कहते हैं? नाथूराम गौडसे। सो अलग आखिरी में आप्टे ने कहा कि कभी कभी सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है। और उन्होंने कहा कि नाथूराम को फौजी ढंग का सिलेटी सूट पहनना दिया जाए, और जिसका उन दिनों बहुत चलन भी था। वो लोग बाजार गए और नाथूराम के लिए वो कपड़ा खरीद लाए, और नाथूराम गौडसे ने अपने बेरेटा पिस्तौल निकाली और उसमें 7 गोलियां भरी। और फिर कहते हैं कि इस तरफ आप देखेंगे सरदार पटेल गांधी से मिलने पहुंचे। उधर डरबन के महात्मा गांधी के पुराने साथी रुस्तम सोराबजी सपरिवार उनसे मिलने आए थे। और उसके बाद वो दिल्ली के मुस्लिम नेताओं मौलाना हिफ्जुर रहमान अहमद सईद से मिले, और उन्होंने अपने आश्वस्त किया कि उन लोगों की सहमति के बिना वो बर्दा नहीं जाएंगे। और दोपहर बाद गांधी से मिलने कुछ शरणार्थी कांग्रेस नेता और श्रीलंका के एक राजनयिक अपनी बेटी के साथ आए, और उनसे मिलने वालों में इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी भी थे। और कहते हैं कि गांधी जी से मिलने आने वालों में सबसे खास शख्स थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो 4:30 बजे वहां पहुंचे। और आप देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री, देश के पहले गृह मंत्री की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ आप देखिए समय काटने के लिए गौडसे और उनके साथी प्रतीक्षा कक्ष में चले गए। और कहते हैं कि डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि नाथूराम ने कहा कि मेरा जी मूंगफली खाने का कर रहा है। आपने मूंगफली खरीदने चले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद वह वापस आकर उन्होंने कहा मूंगफली तो पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिल रही है, क्या काजू या बादाम से काम चल सकता है? और कहते हैं कि इस पर नाथूराम गौडसे ने कहा कि मुझे सिर्फ मूंगफली चाहिए। आपने एक बार फिर मूंगफली की खोज में बाहर चले गए, और थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से थैले में मूंगफली लेकर आते हैं, और नाथूराम बड़े चाव से जल्दी जल्दी मूंगफली खाने लगते हैं। और आप देखेंगे कि इतने में चलने का समय हो जाता है। बिरला हाउस जाने से पहले सभी बिरला मंदिर गए। तय हुआ कि गौडसे और उनके साथी पहले बिरला मंदिर जाएंगे। करकरे और आप्टे वहां भगवान के दर्शन और प्रार्थना करना चाहते थे। गौडसे को इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और मनोहर मुलगांवकर अपनी किताब द मैन व्यू किल्ड गांधी में लिखते हैं कि करकरे जो भी शब्द कहने की कोशिश करते उनकी आवाज कांपने लगती। आप्टे उन्हें घूरकर संयत रहने की सलाह देते, और गौडसे मंदिर के पीछे बाग में जाकर आप्टे और करकरे की राय देखने लगे, यानी कि इंतजार करने लगे। ये दोनों जूते उतारकर नंगे पांव आप देखें मंदिर के अंदर गए, और वहां उन्होंने मंदिर में लगा पीतल का घंटा बजाया। और जब ये लोग बाहर आए तो नाथूराम गौडसे शिवाजी की मूर्ति के पास खड़े थे। उन्होंने इन दोनों से पूछा क्या वो दर्शन कराए, तो इन्होंने कहा कि हाँ। इस पर नाथूराम बोले मैं भी दर्शन कर लिए हैं। और फिर आप देखते हैं कि आगे बिरला हाउस में गौडसे की तलाशी नहीं हुई। कहते हैं कि जब बिरला हाउस पहुंचे तो उनकी तलाशी भी नहीं ली गई। वहां से नाथूराम गौडसे ने बिरला हाउस के लिए एक तांगा किया, और नाथूराम के जाने के 5 मिनट बाद आप्टे और करकरे भी एक अलग तांगा कर बिरला हाउस पहुंच जाते हैं। और आप देखेंगे कि बाद में करकरे ने डोमिनिक लिपियर और लैरी कॉलिंस को बताया कि हमने राहत भरी सांस ली जब बिरला हाउस के फाटक पर हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। और वो बताते हैं, उन्होंने बताया कि वहां पहले से अधिक तादाद में संतरी जरूर तैनात थे, लेकिन कोई अंदर जाने वालों की तलाशी नहीं ले रहा था। हम टहलते हुए जब बगीचे में पहुंचे तो हमने देखा कि नाथूराम भीड़ में लोगों के बीच घुल मिल कर खड़े थे, और हम भी उनके दोनों ओर जाकर खड़े हो गए, और ना उन्होंने हमारी तरफ देखा ना ही हमने उनकी तरफ देखा। और आगे कहते हैं गौडसे ने नजदीक से गांधी पर 3 फायर किए। उधर गांधी और पटेल के बीच, पटेल और नेहरू के बीच बढ़ते मतभेदों पर चर्चा हो रही थी। ये चर्चा इतनी गहरी और गंभीर थी कि गांधी को अपनी प्रार्थना सभा में जाने के लिए देर हो गई। और देखिए गांधी को हर कोई मानता था। आप देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना नाम पीछे ले लिया था। कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री के पद में सबसे आगे वही थे, लेकिन आप देखिए गांधी जी के कहने पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री यानी कि उप प्रधानमंत्री माफ करिए और गृह मंत्री होम मिनिस्टर का पद ले लिया था, और नेहरू को आप देखिए प्रधानमंत्री का पद दे दिया था। और इस बातचीत के दौरान जैसा कि उनकी आदत थी कि गांधी लगातार सूत काटते रहे, और 5:15 पर वो बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाने लगे। उन्होंने अपने हाथ अपनी भतीजियों आभा और मनु के कंधों पर टिका रखे थे। चूंकि उन्हें देर हो गई थी इसलिए उन्होंने प्रार्थना स्थल जाने के लिए शॉर्टकट लिया। और इसको, इनकी तस्वीर को लेकर आप देखते हैं कि लोग इन पर आलोचना भी करते रहते हैं।
रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड में लिखते हैं कि गांधी प्रार्थना स्थल के लिए बने चबूतरे की सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि खाकी कपड़े पहने हुए नाथूराम गौडसे उनकी तरफ बढ़े और उनके हाव भाव से लग रहा था कि जैसे वो गांधी के पैर छूना चाह रहे हों। और फिर वो लिखते हैं कि आभा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आभा को धक्का दिया और उनने उनके हाथ से गांधी की नोटबुक और थूकदान और तस्वीर छिटक कर जमीन पर आ गिरी। तभी गौडसे ने अपनी पिस्तौल निकालकर गांधी पर पॉइंट ब्लैंक ब्लैंक के रेंज लगाकर 3 फायर किए। एक गोली गांधी के सीने में और 2 गोली उनके पेट में लगती हैं और गांधी जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके मुंह से निकला हे राम। खून से भींगी उनकी धोती में मनु को गांधी की इंगरसॉल घड़ी दिखाई दी और उस समय उस घड़ी में 5:17 हुए थे। गांधी जी की गिरती ही सुशीला नेयर की एक सहयोगी डॉक्टर ने गांधी का सिर अपनी गोद में रख लिया और रामचंद्र गुहा कर लिखते हैं कि उनके शरीर से जान पूरी तरह निकली नहीं थी। उनका शरीर गर्म था, उनकी आंखें आधी मुंदी हुई थीं और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गांधी को मृत घोषित कर दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर पा रही थी कि गांधी अब इस दुनिया में नहीं है। और आगे आप देखते हैं कि रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि सरदार पटेल गांधी से मिलकर अपने घर पहुंचे ही थे कि उन्हें गांधी पर हुए हमले की खबर मिलती है। वो तुरंत अपनी बेटी मनी बहन के साथ वापस बिरला हाउस पहुंचते हैं और उन्होंने गांधी की कलाई को इस उम्मीद के साथ पकड़ा कि शायद उनमें कुछ जान बची हो। और कहते हैं कि वहां मौजूद एक डॉक्टर वीपी भार्गव ने ऐलान किया कि गांधी इस दुनिया के लिए से विदा लिए 10 मिनट हो चुके हैं। और ठीक 6 बजे रेडियो पर बहुत सोच समझकर तैयार की गई घोषणा सुनकर भारत के लोगों को पता चला कि जिस सीधे साधे कोमल स्वभाव के शख्स ने उन्हें आज़ादी दिलाई थी वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। और समाचार बुलेटिन में बार बार दोहराया गया कि उनको मारने वाला व्यक्ति हिंदू था। कि आप देखिए कहीं ऐसा नहीं कि मुस्लिम नाम आ जाए और आप देखिए दंगे फसाद फिर से होने लगे। और भीड़ ने नाथूराम गौडसे पर किया छड़ियों से वार। नाथूराम गौडसे के भाई गोपाल गौडसे अपनी किताब गांधीबद्ध और मैं लिखते हैं, गोलियां छोड़ते ही अपना पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर नाथूराम चिल्लाए, पुलिस पुलिस पुलिस। लेकिन आधा मिनट बीतने पर भी कोई उनके पास नहीं आया। और तभी एक वायु सैनिक अधिकारी की नजरें उनसे मिली और आंखों ही आंखों में गौडसे ने उन्हें अपने निकट आने के लिए कहा और उसने आकर नाथूराम की कलाई ऊपर की ओर पकड़ ली और उसके बाद कई लोगों ने उन्हें घेर लिया, कुछ ने उन्हें पीटा भी। और गुस्से में आप देखते हैं भीड़ ऐसा करती हुई। एक उत्तेजित व्यक्ति ने पिस्तौल को नाथूराम के सामने करते हुए कहा कि मैं इसी पिस्तौल से तुम्हें मार डालूंगा। और नाथूराम ने जवाब दिया कि बहुत खुशी से, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि पिस्तौल को संभालने का ज्ञान तुम्हें है और उसका सेफ्टी कैच खुला है। जरा सा धक्का लग जाने से तुम्हारे हाथों दूसरा कोई मर जाएगा। और आगे कहा जाता है गोपाल गौडसे लिखते हैं कि बात वहां खड़े पुलिस अधिकारी की समझ में आ गई और उसने तुरंत पिस्तौल अपने हाथ में लेकर उसका सेफ्टी कैच बंद कर उसे अपनी जेब में रख लिया। और उसी समय कुछ लोगों ने नाथूराम पर छड़ियों से वार किया जिससे उनके माथे से खून बहने लगा। और गौडसे बोले, कोई रंजिश नहीं। गांधी की मौत की खबर सुनकर वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे मौलाना आजाद और देवदास गांधी। उसके तुरंत बाद नेहरू, पटेल, माउंटबेटन, दूसरे मंत्री, सेनाध्यक्ष जनरल रॉय बूचर वहां पहुंचे। और वीआईपी लोगों के आगमन के बीच हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के एक संवाददाता तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंच गए और कहते हैं कि 31 जनवरी 1948 को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, गांधी के हत्यारे नाथूराम को एक अंधेरे बिना लाइट के एक कमरे में बंद कर दिया गया था और उसके माथे से खून निकल रहा था। उसके चेहरे का बायां हिस्सा खून से भरा हुआ था। जब मैं कमरे में घुसा तो हत्यारा अपनी जगह से उठ गया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है तो उसका जवाब था, मैं जो कुछ भी किया उसका को मुझे कतई दुख नहीं है, अफसोस नहीं है। बाहर निकलते हुए मैंने पुलिस वालों से पूछा कि नाथूराम के पास पिस्तौल के अलावा क्या क्या मिला। उनका जवाब था 400 रुपये। कितना? 400 रुपये। फिर आप देखते हैं कि रात 2 बजे ठंडे पानी से गांधी के पार्थिव शरीर को नहलाया गया इनकी डेथ के बाद। और आप देखते हैं कि रात को 2 बजे जब भीड़ थोड़ी छटी तो गांधी के साथी उनके पार्थिव शरीर को बिरला हाउस के अंदर ले गए और गांधी के शव के स्नान करने की जिम्मेदारी ब्रज कृष्ण चांदीवाला को दी गई।
और आप देखेंगे चांदीवाला पुराना दिल्ली के एक परिवार से आते थे, और 1919 से ही जब उन्होंने पहली बार गांधी को अपने सेंट स्टीफन कॉलेज में बोलते हुए सुना, तो उसी दिन से उन्होंने खुद को गांधी की सेवा में लगा दिया था। बृजकिशन चांदीवाला ने गांधी के रक्त रंजित कपड़े उतारकर उनके बेटे देवदास गांधी के हवाले किए। उन कपड़ों में उनकी ऊनी शॉल भी थी, और जिसमें गोलियों से तीन छेद बन गए थे। खून बहने से उनके कपड़े उनके जिस्म से चिपक गए थे। और फिर कहते हैं कि बाद में बृजकिशन ने अपनी किताब एट द फीट ऑफ गांधी में लिखा, बापू का निर्जीव शरीर लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ था। मैंने उसे नहलाने के लिए टब से लोटे में ठंडा पानी भरा, बापू के शरीर पर डालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी अचानक अपने आप ही मेरे हाथ रुक गए। बापू ने कभी ठंडे पानी से स्नान नहीं किया था, और उस समय रात के 2 बज रहे थे। जनवरी की रात जबरदस्त ठंड थी। मैं किसी तरह वो बर्फीला पानी बापू को शरीर पर डाल सकता था। मैंने टूटे हुए दिल से एक आह सी निकली, और मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। लेकिन फिर मैंने उसी ठंडे पानी से बापू को नहलाया, और ये कहते हैं कि मैंने उनके शरीर को पोंछा और वही कपड़ा उन्हें पहना दिया जो मैंने उनके पिछले जन्मदिन पर उनके लिए खुद काता था। मैंने उनके गले में सूत की बिनी हुई माला भी पहनाई। मनु ने उनके माथे पर तिलक लगाया। और आगे आप देखें कि 250 भारतीय सैनिकों ने गांधी के पार्थिव शरीर को खींचा। अगले दिन गांधी के पार्थिव शरीर को एक खुले डोज वाहन में रखा गया, और उनके पैरों के पास सरदार पटेल बैठे हुए थे, जबकि नेहरू उनके सिर के पास बैठे हुए थे। उस वाहन में गांधी के पुराने साथी राजकुमारी अमृत कौर, जेबी कृपलानी भी सवार थे। और कहते हैं कि बिरला हाउस से गांधी की शव यात्रा पहले बाएं मुड़ी, फिर दाहिने मुड़ते हुए इंडिया गेट की तरफ बढ़े चली। शायद पहली बार लोगों को इंडिया गेट की दीवार पर चढ़कर महात्मा गांधी की शव यात्रा को देखते हुए देखा गया था। लाखों लोगों ने देखा, दर्शन किए। माउंटबेटन की निजी सचिव एलन कैंपबेल जॉनसन ने अपनी किताब मिशन विद माउंटबेटन में लिखा कि अंग्रेजी राज को भारत से हटाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी को उनकी मृत्यु पर भारत के लोगों ने ऐसी श्रद्धांजलि मिल रही थी जिसके बारे में कोई वायसराय कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और जब गांधी की शव यात्रा दिल्ली गेट के पास पहुंची, 3 डकोटा विमानों ने नीचे उड़ान भरते हुए राष्ट्रपिता को सलामी दी, क्योंकि आप देखते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। बाद में अनुमान लगाया गया कि महात्मा गांधी की शव यात्रा में कम से कम 15 लाख लोगों ने भाग लिया था। कितना? 15 लाख लोगों ने। और मशहूर फोटोग्राफर मार्गरेट वर्के वाइट ने जब अपने लाइका कैमरे के लेंस को फोकस किया, तो उनके जहन में आया कि वो शायद धरती पर जमा होने वाली सबसे बड़ी भीड़ को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और दुनिया का आप देखिए ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां महात्मा गांधी की मूर्ति आपको ना देखने को मिले, और भारत में मुझे लगता है कि कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां आप देखिए महात्मा की मूर्ति ना देखने को मिले। और आप देखिए शहरों के नाम देख लीजिए, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज भी, उनके संस्थाएं भी देखने को मिल जाएंगी। और आप देखेंगे कि महात्मा गांधी को आप लोग भी जेब में देख रखे रहते हैं ना नोट, उस पर भी दर्शन करते रहते हैं। अंत्येष्टि स्थल से 250 मीटर पहले डोज गाड़ी का इंजन बंद कर दिया गया, और भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के 250 जवान 4 रस्सों की मदद से गाड़ी को खींचकर उस स्थान पर ले गए जहां गांधी की चिता में आग लगाई जानी थी। क्या आग लगाई जानी थी? आकाशवाणी के कमेंटेटर मेलविल डिमेलो ने लगातार 7 घंटे तक महात्मा गांधी की शव यात्रा का आंखों देखा हाल सुनाया। जब कमेंट्री समाप्त हो गई तो वो अपनी ओबी वैन पर बैठे अपनी थकान मिटा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक हाथ उनकी वैन के हुड के कोने को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब डिमेलो ने गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, देश के पहले प्रधानमंत्री। और कहते हैं कि उन्होंने बताया कि मैंने अपने हाथ का सहारा देकर उन्हें अपनी वैन की छत पर खींच लिया। नेहरू ने मुझसे पूछा कि क्या तुम गवर्नर जनरल को देखा है? मैंने कहा कि वो आधे घंटे पहले यहां से चले गए। फिर नेहरू ने पूछा, क्या तुमने सरदार पटेल को देखा है? मैंने जवाब दिया कि वो गवर्नर जनरल के जाने के कुछ मिनटों के बाद चले गए थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि उस अफरा तफरी में कई लोग अपने दोस्तों को खो बैठे थे। और जब आग के हवाले किया गया पार्थिव शरीर महात्मा गांधी का, तो गांधी की अंत्येष्टि में 15 मन चंदन की लकड़ी, 5 मन घी, 1 मन नारियल का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही शाम के धुंधल के में गांधी की चिता से लाल लपटें उठी, वहां मौजूद लाखों लोग एक स्वर में कह उठे, महात्मा गांधी अमर रहे। और बर्नार्ड शो ने गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए
कहा कि ये दिखाता है कि अच्छा होना कितना खतरनाक है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शोक संदेश में लिखा कि वो हिंदू समुदाय के महानतम लोगों में से एक थे, और जब उनके एक साथी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि गांधी का योगदान एक समुदाय से कहीं ऊपर उठकर कर था, तो तभी जिन्ना ने अपनी विचार नहीं बदले और कहा कि दैट वाज वाट ही वाज आ ग्रेट हिंदू। जिन्ना के नंबर 2 लियाकत अली ने जरूर कहा कि गांधी हमारे समय के महान व्यक्ति थे। और पाकिस्तान टाइम्स ने लिखा, गांधी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे चाहे जाने वाले सम्मानित राजनीतिक नेता थे। और उस समय पाकिस्तान टाइम्स के संपादक फैज अहमद फैज ने लिखा कि गांधी का जाना भारत के लोगों के साथ पाकिस्तान के लोगों के लिए भी उतनी ही बुरी खबर है जितनी भारत के लोगों के लिए है। और इस तरह से आप देखते हैं कि गांधी जी हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो ये शॉर्ट कहानी आप लोग कह सकते हैं कि 30 जनवरी की है। बाकी आप लोग सोच सकते हैं, और देखिए भले ही आप देखिए कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपने देखा होगा शीर्ष नेतृत्व जिस पार्टी में आप देखते हैं कि नाथूराम गौडसे की पूजा भली होती हो, लेकिन वो भी आप देखिए गांधी को मानते हैं, गांधी के सामने झुकते हैं। अब उनके नीचे वाले कुछ भी बोलते रहते हो, गांधी का अपना मत है। हाँ आप देखिए नाथूराम गौडसे को आप मानते हैं तो उनकी आपने उनके बारे में अच्छाइयाँ आपके पास होंगी। आप देखिए हर व्यक्ति का योगदान देश की आज़ादी में रहा है, इसमें कोई दोहरा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भीमराव अम्बेडकर साहब हो, या आप देखिए महात्मा गांधी हो। इस तरह की बातें हम लोग करते रहते हैं, कहानियां देखते रहते हैं। अगर आपकी भी दिलचस्पी है किसी कहानी में तो उसका आप लोग नाम बता सकते हैं।